हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं 50 क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको। तो चलिए चलते हैं, देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन से भाग लेते हैं। तो क्रोमोसोम की संरचना जो होती है वह डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करें। तो क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वह 46 होती है, या इसको जोड़ा के रूप में देखा जाए तो वह 23 जोड़ा मनुष्य में पाया जाता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पुरुष में जो इसकी प्रकृति होती है क्रोमोसोम की, वह एक्स और वाई के रूप में होती है, जबकि महिला में बात कर लिया जाए तो इसकी प्रकृति जो होती है वह एक्स और एक्स के रूप में होती है। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है क्रोमोसोम से आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 17 जो है उसमें जो अंकित विषय है वह अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत जो इंडिया में व्याप्त था उसके अंत के लिए संविधान में अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है कि 1 किलोग्राम भार जो होता है वह कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम भार जो होता है वह 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये न्यूटन क्या होते हैं, तो फोर्स यानी कि बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, जिसको एन के द्वारा सूचित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि उत्तर वैदिक काल में मृदभांडों में किस प्रकार के मृदभांड सर्वोपरि वैशिष्ट थे। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर वैदिक काल की यदि बात कर लिया जाए तो उस समय जो मृदभांड मिले थे खनन के बाद वह थे चित्रित धूसर मृदभांड। ये चित्रित धूसर मृदभांड क्या होते हैं, मृदभांड मिट्टी के घड़े होते हैं जिस पर चित्र अंकित होते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड जो है यही सर्वोपरि रूप में मिले हुए हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो मुक्तेश्वर मंदिर की बात कर लिया जाए तो यह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। तो यहाँ पर चलते हैं 6 नंबर की ओर। तो 6 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। तो इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यह जो पाषाण काल होता था वहाँ पर पत्थरों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता था। तो इसको 2 खंडों में बांटते हैं, एक पूर्व पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार यदि आएगा तो वह पूर्व पाषाण काल में आएगा, और यदि आपका आएगा पहिए का आविष्कार तो वह नव पाषाण युग में आएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। यहाँ पर 7 नंबर की ओर चलते हैं। तो 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो पत्थर के औजार जो हैं वह सबसे पहले पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। तो पूरा पाषाण काल में पत्थरों का औजार जो है वह सबसे पहले पाए गए थे। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको सबको पता है कि नगर नियोजन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो सभ्यता थी वह सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय योजना के अंतर्गत सभ्यता थी। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो सिंधु नदी जो है प्रचलित नदी थी जब सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उसमें जो है मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ यानी कि मिला हुआ है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे स्थित जो था वह मोहनजोदड़ो था। यहाँ पर मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो होता है वह मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला जो है वह मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी होता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन 11 नंबर चलने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। तो विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 12 नंबर की ओर चलते हैं। तो 12 नंबर कहता है कि चीन में सबसे पहले अपने शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा था। तो चीन में जो सबसे पहले भारतीय बैंक था जो अपनी शाखा खोला वह था भारतीय स्टेट बैंक। तो करेक्ट आंसर जो है वह भारतीय स्टेट बैंक। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो 13 नंबर कहता है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था।
तो गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पर आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया, तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है वह कुमार गुप्त के नाम जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया, तो यहाँ पर बख्तियार खिलजी। तो दो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत के नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवंतिक मानते हैं धन्वंतरी को। धन्वंतरी जो थे वह आयुर्वेद के क्षेत्र में एक महान जो है चिकित्सक थे, इसलिए भगवंतिक जो है वह आयुर्वेद वैद्य के चिकित्सक धन्वंतरी को माना जाता है। 16 नंबर कहता है प्रश्न यहाँ पर कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, तो गुप्त शासक यानी गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह श्रीगुप्त को माना जाता था, इसलिए गुप्त शासक जो था पहला वह श्रीगुप्त इज करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर कहता है फ्रेंड्स कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया, तो रोमन साम्राज्य और भारत के बीच जो व्यापार था वह हूणों के आक्रमण के बाद समाप्त हो गया। तो यहाँ पर हूणों के द्वारा जो आक्रमण हुआ वह उससे जो है भारत और रोम के बीच जो व्यापार था वह नष्ट हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर 18 नंबर। तो आर्यभट्ट और बराहमिहिर, यहाँ पर आर्यभट्ट और बराहमिहिर सुविख्यात जो थे वह किस युग से संबंधित थे, तो यहाँ गुप्त वंश जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है इतिहास में, और यहाँ पर आर्यभट्ट और बराहमिहिर जो थे वो दोनों गुप्त वंश से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो 19 नंबर कहता है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धिता का उत्कीर्णन है, तो इलाहाबाद के स्तंभ में जो है वह समुद्रगुप्त की जो है किरण है उपलब्धता का। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 20 नंबर कहता है कि गुप्त युग के प्रवर्तक कौन थे, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वे श्रीगुप्त या प्रवर्तक जो थे वह श्रीगुप्त हुए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गुप्त काल में ही किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, तो गुप्त काल में जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे वो थे सोना का। तो यहाँ पर गुप्त युग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, तो यहाँ पर सोने के सिक्के जो है गुप्त काल में सर्वाधिक जारी किए गए थे। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो खट्टे फलों की बात कर लिया जाए तो उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ताजमहल, बीबी का मकबरा और एतमाद उद दौला किस चीज का स्मारक है, तो ये तीनों की बात कर लिया जाए ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला, ये तीनों जो है मृतक व्यक्तियों के स्मारक हैं, तो यहाँ मृतक व्यक्तियों के स्मारक इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, तो सम्राट अशोक जो थे वह बिंदुसार का बेटा था, तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो था वह सम्राट अशोक था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था, तो भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में ही संशोधित किया गया था। भारतीय संविधान लागू जो है वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया, तो देखिए रॉलेट एक्ट जो है वह एक काला कानून था भारत के नज़रों में, और यह 1919 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट के तहत बिना वकील बिना दलील को किसी भी को गिरफ्तार किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं, तो महाराणा प्रताप बुलबुल जो है वह अपने घोड़ों को कहा करते थे, तो अपने घोड़े को महाराणा प्रताप जो हैं वह बुलबुल कहते थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारतीय इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह है वह लोथल, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा आता रहता है। तो बंदरगाह की यदि बात कर लिया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे परिचित बंदरगाह था वह था लोथल। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर कहता है कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है, तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वे महावीर को माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर थे, लेकिन जैन धर्म के जो स्थापना किया था
वह यहाँ पर ऋषभ देव ने किया था, और जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, और जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वह जैन धर्म से संबंधित आते हैं। तो सबसे पहले याद कर लिया जाए कि जैन धर्म का जो प्रवर्तक थे तो वो थे ऋषभ देव, 23वें तीर्थंकर थे जो पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर थे, जिनको वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का माना जाता है। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो मगध के उत्थान के लिए यहाँ पर बिंबिसार जो है उसको उत्तरदायी माना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 31 नंबर कह रहा है कि भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? तो भारत में एक बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेला जाता है 2020, जिसका नाम है IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग। अब यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 32 नंबर कहता है कि इसरो के हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं? तो इसरो का हेड क्वार्टर जो है वह बेंगलोर। तो बेंगलोर जो है वह इसरो का हेड क्वार्टर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो संसद में, यहाँ पर संसद में कौन से 2 हाउसेज होते हैं? तो संसद में 2 हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि राज्यसभा जो है उसको भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा का कार्यकाल केवल 5 साल का होता है और इसे भंग किया जा सकता है। और यहाँ पर राज्यसभा का कार्यकाल की बात कर लिया तो यहाँ 6 वर्षों का होता है। तो प्रत्येक सदस्य जो है वह 6 वर्ष के लिए यहाँ मनोनीत होते हैं, जबकि लोकसभा में केवल 5 वर्ष के लिए ही मनोनीत होते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर फ्रेंड्स चलते हैं। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो छोटा राज्य जो है वह सबसे छोटा जो है गोवा राज्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो रामायण के लेखक जो थे वे वाल्मीकि थे। यहाँ पर भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो यहाँ पर जोधपुर। और यदि आपको पिंक सिटी आएगा तो वह होगा जयपुर। 37 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो 37 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं का वर्णन है? तो भारतीय संविधान में 22 कुल भाषाओं का वर्णन मिलता है। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, यानी कि तेज धावक थे इसलिए उनको फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 40 नंबर कहता है कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? तो 14वें प्रधानमंत्री यहाँ पर नरेंद्र मोदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो फ्रेंड्स, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता का गुफा। यह जो है वह महाराष्ट्र में है और औरंगाबाद जिले में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 42 नंबर कहता है कि 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ताजमहल। ताजमहल जो है शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनाई थी। लाल किला दिल्ली का जो है वह शाहजहां ने बनाया था, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इमारत थी ताजमहल, वह मुमताज महल उसकी जो बीबी थी उसके याद में जो है वह ताजमहल बनवाया था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सहाद्री। तो सहाद्री को किस नाम से जाना जाता है? तो सहाद्री को द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है, यानी पश्चिमी घाट जो होते हैं वह सहाद्री पर्वत जो है उसके नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 44 नंबर देख सकते हैं। तो 44 नंबर कहता है कि भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वह अरावली पर्वत है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर। तो ट्विन सिटीज के नाम से कौन से 2 शहर को जाना जाता है? तो ट्विन सिटी की बात कर लिया जाए तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन से हैं? तो भारत के राष्ट्रपिता की संज्ञा जो है वह महात्मा गांधी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर कहता है फ्रेंड्स कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे लेखक हैं जो 2 देशों के राष्ट्रगान को लिखे हैं, एक बांग्लादेश और एक भारत है। अभी जो बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है उसके जो राष्ट्रगान लिखने वाले थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कहता है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? यानी कि
भारतीय संविधान के पिता किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर को। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, तो 49 नंबर चलते हैं। तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश के जो लोक नृत्य है वह कुचिपुड़ी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नृत्य से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। और 50 नंबर चलने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। यहाँ पर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है कि फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो फेसबुक के संस्थापक जो हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। तो मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक का संस्थापक या फेसबुक का पिता जो है वह मार्क जुकरबर्ग को कहा जाता है। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब